मेरठ शहर के पुराने हिस्से में, जहां समय ठहर सा गया था, जहां गलियां भूल भुलैया सी लगती थीं और हवा में पुरानी यादों की खुशबू बसी थी, वहीं एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी ढाती दीवारें, खाई लगी छतें और टूटी हुई खिड़कियां अतीत की सदियों पुरानी कहानियां सुनाती लगती थीं, जिनमें उदासी, रहस्य और एक अनकहा भय घुला हुआ था। इसे शहर में राय साहब की हवेली के नाम से जाना जाता था, पर पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से इसमें कोई नहीं रहता था। आसपास के लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। कुछ कहते थे कि यहाँ राय साहब की इकलौती बेटी अदिति की आत्मा भटकती है, जो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। उसका शव भी कभी नहीं मिला, जैसे वह हवा में घुल गई हो। अदिति की याद में हवेली को अदिति निवास भी कहा जाता था, लेकिन यह नाम भी डर और अजीब सी उदासी के साथ ही लिया जाता था। शहर के बुजुर्गों की कहानियों में यह हवेली एक भयानक जगह थी। कई बुजुर्गों ने तो कसम खाई थी कि उन्होंने पूर्णिमा की रातों में हवेली के अंदर से दर्द भरी धुनें सुनी हैं, और बच्चों को तो इसके पास जाने से भी मना किया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि हवेली में कोई बुरी आत्मा रहती है जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है, खासकर रात के अंधेरे में। शहर के सबसे उभरते और महत्वाकांक्षी प्रॉपर्टी डीलर राजेश शर्मा अपनी किस्मत चमकाने की फिराक में था। वह जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था और उसे हमेशा से मुश्किल काम पसंद थे, जिनसे दूसरे भागते थे। उसके लिए एक पुरानी बदनाम हवेली सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसे शहर के प्रॉपर्टी बाजार का बेताज बादशाह बना सकता था। उसने सुना था कि इस हवेली को बहुत कम दाम में बेचा जा रहा है, क्योंकि कोई भी इसे खरीदने या इसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था। राजेश को इसमें एक बड़ा लाभ दिखा, एक ऐसा निवेश जो उसे रातों रात अमीर बना सकता था। राजेश ने यह भी सुना था कि पिछले कुछ डीलरों ने इसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन सबने हार मान ली थी, या फिर अजीब तरीके से गायब हो गए थे, जैसे जमीन निगल गई हो, या फिर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर अस्पतालों में भर्ती हो गए थे। राजेश के सबसे करीबी दोस्त सुनील कपूर, जो एक नामी बैंक में उच्च पद पर कार्यरत था और हमेशा व्यावहारिक सोच रखता था, और प्रिया वर्मा, जो एक प्रतिभाशाली इंटीरियर डिजाइनर थी और सुंदरता में विश्वास करती थी, उसे समझाते थे, राजेश, कुछ चीजें बस छोड़ी हाज देनी चाहिए। हर चीज पैसे के लिए नहीं होती। यह हवेली एक अभिशाप है, ये तुम्हारी जान ले लेगी। पर राजेश को लगता था कि यह सब बस अंधविश्वास और पुरानी कहानियां हैं जो लोगों को डराती हैं, ताकि कोई उस संपत्ति को हथिया न ले। वह एक तर्कवादी था और भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हवेली की डील पक्की कर ली, लाखों रुपए का निवेश किया, मन ही मन एक बड़ी जीत का जश्न मनाते हुए। उसने सोचा, एक बार जब मैं इस हवेली को ठीक कर लूंगा तो इसे एक लग्जरी बुटीक होटल में बदल दूंगा। फिर देखना, यह हवेली ही मेरी शोहरत का निशान बनेगी और लोग दूर दूर से यहां आने को बेताब रहेंगे। उसके दिमाग में हवेली के रेनोवेशन के ब्लूप्रिंट घूमने लगे थे। एक भव्य प्रवेश द्वार, एक आलीशान लॉबी, पुराने आकर्षण के साथ आधुनिक सुविधाएं। उसे नहीं पता था कि यह उसका सबसे बड़ा सौदा नहीं, बल्कि उसकी नियति का सबसे भयावह जाल साबित होने वाला था। राजेश की पहली मुलाकात हवेली से मंगलवार को हुई, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी, जैसे प्रकृति भी उसे आगाह कर रही हो। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा जंग खाया हुआ था और उसे खोलने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जैसे हवेली उसे अंदर आने से मना कर रही हो। जैसे ही वह दरवाजा खुला, एक भयानक सी चीख सी आवाज आई, जैसे हवेली बरसों की नींद से जाग उठी हो और अपनी उदासी का इजहार कर रही हो, या शायद दर्द में कराह रही हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन भरी हवा ने उसका स्वागत किया। यह हवा ठहरी हुई, बासी थी, जिसमें पुराने गुलाबों की एक मीठी लेकिन सड्डी हुई गंध और किसी अजीब सी धातु जैसी गंध मिली हुई थी, जैसे पुराना खून या जंग लगा लोहा। यह गंध इतनी तीव्र थी कि राजेश को उल्टी सी महसूस हुई, पर उसने खुद को संभाला और अपने रुमाल से नाक ढक ली। पुराने मकानों में अक्सर ऐसी ही गंध होती है, उसने खुद को समझाया, पर उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी जरूर उठी, जो उसे बार बार पीछे मुड़ने को कह रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो।
खिड़कियों पर जमी मोटी धूल की परत से आती धुंधली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, एक भूरे धुंध की चादर बनाते हुए, जैसे वे कोई अदृश्य नृत्य कर रहे हों या किसी छिपी हुई उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। कभी कभी हवा के झोंके से धूल के बादल उठते और ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आकृति उसके सामने से गुजर गई हो, पर जब वह पलट कर देखता तो कुछ नहीं होता सिवाय खालीपन के। सफेद चादरों से ढके फर्नीचर ऐसे लग रहे थे जैसे भूत फिर से उठने का इंतजार कर रहे हों, या शायद पहले से ही वहां मौजूद हों, बस दिखने का इंतजार कर रहे हों। राजेश ने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और एक एक करके कमरे देखने लगा। हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। कमरों की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी जो फूलों और लताओं जैसी लगती थी, पर कुछ देर देखने पर उनमें अजीब से चेहरे दिखने लगते थे जो उसे घूर रहे थे, जैसे वे दीवार से झांक रहे हों। हर कमरे में नमी की एक अजीब सी गंध थी जो उसकी आंखों में जलन पैदा कर रही थी और उसे लगा जैसे उसकी त्वचा पर भी कुछ रेंग रहा हो। जैसे जैसे वह कमरों में घूम रहा था, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ ठंड या धूल नहीं थी, ये लगातार महसूस होने वाली निगरानी थी, एक अदृश्य आंख जो उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है, उसके हर हाव भाव को परख रहा है, उसके इरादों को भांप रहा है और शायद उसके मन की बात भी जान रहा हो। मुख्य शयन कक्ष में एक बड़ा 4 पोस्टर वाला बिस्तर एक अजीब से गहरे कपड़े में लिपटा खड़ा था और बिस्तर पर बिखरी कुछ सूखी गुलाब की पंखुड़ियां थीं जो समय के साथ काली पड़ गई थीं। बिस्तर के पास एक ड्रेसिंग टेबल पर एक अकेला पुराना चांदी का लॉकेट खुला पड़ा था जिसमें एक युवा महिला अदिति का एक धुंधला चित्र था। राजेश ने पुरानी तस्वीरों में अदिति को देखा था, पर लॉकेट में उसकी आंखें कुछ अलग ही कह रही थीं। उनमें एक अजीब सी उदासी और एक गहरी चमक थी जो राजेश को अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे बांध रहा हो। अदिति की आंखें उस छोटी सी तस्वीर में भी बेचैन करने वाली हद तक गहरी थीं, अथाह कुंड जैसी जिनमें सदियों के रहस्य समाये हुए थे। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो राजेश को अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई सम्मोहन कर रहा हो और उसे लॉकेट को छूने पर मजबूर कर रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान थी जो मुश्किल से दिखती थी, फिर भी राजेश की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसने लॉकेट को उठाया। यह ठंडक भरा था जैसे किसी बर्फ की तरह, और राजेश को लगा कि उसके हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है जो उसकी नसों में दौड़ रही थी और उसे सुन्न कर रही थी। उसने जल्दी से लॉकेट बंद किया और उसे दराज में रख दिया, उसकी उपस्थिति से छुटकारा पाने की एक अकथनीय इच्छा महसूस करते हुए। उसे लगा जैसे लॉकेट से निकली ऊर्जा उसके हाथ को जला रही हो, पर वह इस बात को अपने दिमाग का वहम मानकर चलता रहा। वह नहीं जानता था कि यह उस जाल की पहली कड़ी थी जो उसके लिए बुना जा रहा था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। अगले कुछ हफ्तों तक राजेश लगातार हवेली पर आता रहा। उसने साफ सफाई का काम शुरू करवाया और कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, पर यह आसान नहीं था और न ही सस्ता। पहला मजदूर रमेश, जो रात में चौकीदारी करता था, एक दिन सुबह भागा हुआ मिला। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ थीं और उसकी आंखें लाल थीं जैसे वह पूरी रात सोया न हो। उसने कांपते हुए बताया कि उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कभी उसका नाम पुकार रहा हो और कभी कभी उसे लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है, उसके बालों को सहला रहा है। साहब, रात को ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और मैं सांस भी न ले पाऊं। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा खींच ली जा रही है, रमेश ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा और फिर बिना अपनी दिहाड़ी लिए भाग गया। दूसरे मजदूर सुरेश ने कसम खाई कि उसने रात में एक औरत की परछाई देखी जो पियानो बजा रही थी और फिर हवा में घुल गई जैसे वह कभी थी ही नहीं, और उसके बाद उसे तेज बुखार चढ़ गया। कुछ तो बस यहां ठीक नहीं लगता साहब, हमारी जान चली जाएगी, कहकर भाग जाते और राजेश को नए मजदूर खोजने में भी दिक्कत आने लगी थी। राजेश ने उन्हें अंधविश्वासी माना और खुद ही ज्यादातर काम देखने लगा, यह सोचते हुए कि वह अकेला ही इस हवेली को काबू कर लेगा। पर मजदूरों के भाग जाने से उसका काम धीमा पड़ गया
और उसका धैर्य जवाब देने लगा। राजेश को भी अजीब अनुभव होने लगे। उसने एक बार अपने औजार एक जगह रखे थे, पर अगले दिन वे कहीं और मिले, जैसे किसी ने उन्हें उठाकर रख दिया हो और उन्हें इस्तेमाल भी किया हो। उसे चीजें अपनी जगह से हटी हुई मिलने लगीं। एक कुर्सी थोड़ी खिसकी हुई, एक खिड़की जिसे उसने बंद किया था वह अब अध खुली थी, चाहे मौसम कितना भी शांत क्यों ना हो, और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते थे, कभी कभी तो तेज आवाज के साथ। और सबसे अजीब बात थी ड्रेसिंग टेबल पर रखा लॉकेट। उसने कसम खाई थी कि उसने उसे दराज में रखा था, पर वह हमेशा वापस टेबल पर मिलता, खुला हुआ, हमेशा उसी परेशान करने वाली निगाह के साथ। ये रोज की बात हो गई थी और राजेश अब इसे अपने दिमाग का वहम नहीं मान सकता था। डर की एक ठंडी लहर उसके अंदर तक घुसने लगी थी, जो उसे हर पल सता रही थी। रात में उसे अजीब सपने आने लगे थे, जिनमें एक औरत उसे अपनी ओर बुलाती थी, उसके नाम से पुकारती थी, और कभी कभी तो उसे अपने पास महसूस करता था। उसकी बर्फीली सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करता था। एक शाम राजेश हवेली में देर तक काम कर रहा था। वह थका हुआ था और बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकरा रही थीं। एक भयानक संगीत बना रही थी, जो हवेली के सन्नाटे को और भी डरावना बना रहा था। अचानक एक हल्की उदास धुन बजने लगी। यह एक पियानो था, एक दुखद धुन बजा रहा था। हर सुर दर्द और लालसा से भरा हुआ था, जैसे कोई अपनी खोई हुई खुशी को ढूंढ रहा हो या किसी बिछड़े हुए प्रियजन को पुकार रहा हो। राजेश वहीं जम गया। हवेली में कोई पियानो नहीं था और न ही कोई पियानो बजाने वाला। उसने हर कमरे की पूरी तरह से जांच की थी। आवाज बड़े नृत्य कक्ष से आती हुई लग रही थी, एक ऐसी जगह जिसे उसने अजीब तरह से खाली पाया था, यहाँ तक कि एक खाली हवेली के लिए भी। हिचकिचाते हुए वह नृत्य कक्ष की ओर सरका। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, इतनी तेज कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। धुन तेज, स्पष्ट हो गई, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, फिर भी असहनीय उदासी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ चाबियों पर थिरक रहा हो और हर नोट में एक दर्द भरी कहानी छिपी हो, जो हवेली की दीवारों में गूंज रही हो और राजेश को अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने भारी ओक के दरवाजे धकेले, संगीत अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने बिजली का स्विच बंद कर दिया हो, और हवेली फिर से गहरी खामोशी में डूब गई, जो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। कमरा खाली था। लंबी खिड़कियों से छन कर आ रही चांदनी लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। लेकिन तभी उसने देखा, कमरे के बीच में, धूल के बीच, एक हल्का, लगभग पारदर्शी चमक थी। यह एक महिला की आकृति थी, लंबी और पतली, उसके बाल गहरे और लहराते हुए, उसकी काया धुंध की तरह पारदर्शी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। पर एक पल के लिए उसे लगा कि वह ठोस हो रही है। वह उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसे वही परिचित, परेशान करने वाली निगाह उस पर महसूस हुई, जो उसे हड्डियों तक ठंडा कर रही थी, और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट फैल गई। और फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी, हल्की, जैसे रेशम की सरसराहट, फिर भी खामोशी में बहुत स्पष्ट। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये मेरा घर है, तुम मेरे हो, तुम मेरे साथ रहोगे। राजेश चिल्लाया नहीं, बल्कि एक गहरी दबी हुई चीख उसके गले में अटक गई और उसके फेफड़े हवा के लिए तरसने लगे। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं थी, वह लकवाग्रस्त हो गया था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह हवेली से भागा, अपने औजार और फोन भी अंदर ही छोड़ दिए, और बिना पीछे मुड़े घर की ओर भागा। उस रात उसे नींद नहीं आई। धुन उसके जागने के घंटों में उसे परेशान करती रही, फुसफुसाहट उसके सपनों में गूंजती रही, और अदिति की आंखें उसे हर जगह दिखाई देती थीं, खिड़कियों में, दीवारों पर और अपनी आंखों के सामने। उसने फैसला किया कि अब उसे हवेली के इतिहास पर शोध करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे जवाब चाहिए थे, उसे इस डर से मुक्ति चाहिए थी, या कम से कम यह जानना था कि यह सब क्यों हो रहा है। राजेश ने अगले कुछ दिन लाइब्रेरी और पुराने सरकारी दफ्तरों में बिताए, दिन रात एक कर दिया। उसने हवेली और राय साहब के परिवार के बारे में जानकारी खंगालनी शुरू की। उसे पुरानी रद्दी फाइलों में दबी हुई धूल भरी किताबें मिली,
जिनमें हवेली का इतिहास दर्ज था और कुछ पुराने अखबारों की कतरनें भी जो समय के साथ पीली पड़ गई थी। और अंततः उसे वह मिल गया। आदित्य राय की कहानी, जो किसी दुखद उपन्यास से कम नहीं थी, पर जिसकी सच्चाई राजेश के दिल को चीर रही थी। आदित्य राय एक असाधारण सुंदरता और अपार धन वाली महिला जो 1800 के दशक के अंत में इस हवेली में रहती थी। वह अपने एकांत स्वभाव, संगीत के प्रति अपने जुनून और अपने इकलौते प्रेमी विक्रम श्रीवास्तव के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए जानी जाती थी। विक्रम एक उभरता हुआ कलाकार था और आदित्य उससे बेहद प्यार करती थी। वे घंटों साथ बिताते। वह उसे अपनी बनाई धुनें सुनाती और वह उसके चित्र बनाता। उनकी शादी होने ही वाली थी। शहर भर में चर्चे थे। लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे, उन्हें सबसे खूबसूरत जोड़ा मानते थे। लेकिन शादी से ठीक एक हफ्ते पहले विक्रम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। कुछ ने कहा कि वह भाग गया, कुछ ने कहा कि राय साहब ने उसे मरवा दिया क्योंकि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था और वे अपनी बेटी की शादी एक गरीब कलाकार से नहीं करना चाहते थे। पर आदित्य ने उसके वापस आने का इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा। वह दिन रात उसकी तस्वीर देखती रहती और हर शाम पियानो पर वही दर्द भरी धुन बजाती जो उसने विक्रम के लिए बनाई थी, यह सोचते हुए कि शायद विक्रम उसे सुन ले और वापस आ जाए। विक्रम के जाने के बाद आदित्य और भी ज्यादा एकांत में रहने लगी। उसकी दुनिया केवल हवेली और उसका चांदी का लॉकेट बन गई, जिसमें विक्रम का एक छोटा चित्र था। वह घंटों पियानो बजाती, उसकी धुनें हवेली में गूंजती रहती, जो उसके दर्द और इंतजार का गवाह बनती थी। लेकिन उसका दुख धीरे धीरे गुस्से और अधिकार भावना में बदल गया। वह इतनी अकेली हो गई थी कि किसी भी चीज को खोने का डर उसे सताने लगा था, खासकर जब वह देखती कि कोई उसकी प्रिय चीजों को छूने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी उसकी प्रिय चीजों, खासकर लॉकेट को छूने की हिम्मत करता, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। कुछ नौकर जो उसकी चीजों को छूने की कोशिश करते, वे बीमार पड़ जाते, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते या उनके साथ अजीब दुर्घटनाएं हो जाती, जैसे सीढ़ियों से गिर जाना, आग लगना या छत गिर जाना। लोग डर गए और हवेली को छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। शहर के लोगों ने उसे छायाओं की मालकिन कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा शीर्षक जिसे डर के साथ फुसफुसाया जाता था। आदित्य की मृत्यु हवेली में अकेले हुई थी। उसकी मौत की वजह भी रहस्यमय रही। उसके कमरे में बिखरे हुए कागजात मिले, जिन पर विक्रम के नाम और अधूरे गाने लिखे थे, और कुछ ऐसे शब्द थे जो समझ नहीं आ रहे थे, जैसे उसने किसी अदृश्य शक्ति से बात की हो या कोई मंत्र लिख रही हो। उसका शरीर हफ्तों बाद मिला था, सड़ चुकी अवस्था में, फिर भी लॉकेट को अपनी कंकालीय हाथ में कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वह उसकी आखिरी सांस तक उसे पकड़ना चाहती थी और उसकी आत्मा को उसी लॉकेट में बांध लिया गया हो। शहर की पुरानी कहानियों में लिखा था कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, अपने खोए हुए प्यार और अपनी प्रिय चीजों की रक्षा करती है, और जो कोई भी उसके दायरे में आता है वह उसे भी अपने साथ खींच लेती है, ताकि वह हमेशा के लिए अकेली न रहे और उसे अंतहीन एकांत में अपना साथी मिल जाए। राजेश को एक झटके में एहसास हुआ कि ड्रेसिंग टेबल पर रखा लॉकेट वही लॉकेट था। यह केवल एक पुरानी चीज नहीं थी, यह आदित्य की आत्मा का बंधन था, उसकी शक्ति का स्रोत था और शायद उसकी आत्मा का प्रवेश द्वार भी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक आत्मा के जाल में फंस गया है, और यह जाल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा था और इससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। राजेश को समझ आ गया था कि उसे अब उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। शायद तभी आदित्य की आत्मा को शांति मिल सकती है और उसे भी इस हवेली से मुक्ति मिल सकती है। पर क्या वह ऐसा कर पाएगा? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। राजेश को समझ आ गया था कि हवेली को बेचने की उसकी कोशिशें व्यर्थ थीं और अब उसकी जान भी खतरे में थी। उसे अब हवेली में वापस जाना होगा, न तो बेचने के लिए और न ही कमाने के लिए, बल्कि समझने के लिए और उस लॉकेट को नष्ट करने के लिए। उसे आदित्य के रहस्य को सुलझाना था, शायद उसे शांति देनी थी या शायद खुद को बचाना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वह भी हवेली का हिस्सा बन जाए। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, भागने की इच्छा और साथ ही इस रहस्य को सुलझाने की तीव्र ललक। उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है
और अगर वह असफल रहा तो उसका भी वही हश्र होगा जो बाकी डीलरों का हुआ था। उसने धार्मिक किताबों से कुछ मंत्र सीखे, अपने साथ एक पुरानी चांदी की छुरी जिस पर पवित्र निशान बने थे और पवित्र जल जिसे एक पंडित ने अभिमंत्रित किया था लेकर आया। उसने अपने शरीर पर कुछ राख भी लगाई जो उसे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए थी। वह इस बार सावधानी से अंदर आया। उसके कदम धीरे और नाप तोल कर पड़ रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य जाल से बच रहा हो। हवेली ठंडी, अधिक शत्रुतापूर्ण महसूस हो रही थी। हवा पुराने गुलाबों की गंध और उस धातु के स्वाद से इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे हर सांस में वह हवेली का बोझ अपने अंदर ले रहा हो और अदृश्य दीवारें उसे अंदर खींच रही हों, उसे जकड़ रही हों। हवेली की खामोशी अब एक सिसकी जैसी लग रही थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। वह सीधे मुख्य शयन कक्ष में गया, जहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती महसूस हुई थी। उसने लॉकेट को वापस ड्रेसिंग टेबल पर पाया, खुला हुआ। अदिति की आंखें उसे भेदती हुई लग रही थीं, जैसे वे उसे पहले से ही जानती हों, उसके हर डर को पहचानती हों। राजेश ने अपनी हिम्मत जुटाई, मंत्रों का जाप करते हुए लॉकेट की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयानक रूप से ठंडा हाथ, पतला और भूतियां, उसकी कलाई पर कस गया। राजेश के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई, पर वह चीख बाहर नहीं आ पाई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पकड़ कसती चली गई, जैसे कोई अदृश्य शिकंजा उसे अपनी ओर खींच रहा हो। दर्द केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा तक को झकझोर रहा था, जैसे कोई उसकी रूह को निचोड़ रहा हो, उसे शरीर से अलग कर रहा हो। उसने ऊपर देखा और वहां वह खड़ी थी, अदिति राय, पूरी तरह से बनी हुई। हालांकि उसकी विशेषताएं अभी भी थोड़ी धुंधली थीं, जैसे लहरदार पानी के माध्यम से देखना। उसकी साड़ी हल्की भूरे रंग की थी, फटी हुई और पुरानी, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई, और उसके काले लंबे बाल बिखरे हुए थे जो हवा में अजीब तरह से लहरा रहे थे, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी, जैसे वे खुद ही सांस ले रहे हों और उससे लिपट रहे हों। उसके चेहरे पर एक ऐसा दुख था जो सदियों पुराना लगता था, पर उसके साथ ही एक अदम्य क्रोध भी था, एक ऐसा क्रोध जो सब कुछ जला देने को तैयार था, और उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। हालांकि उसकी आंखें लॉकेट से साफ साफ वही थीं, गहरी, प्राचीन, एक असहनीय दुख और एक भयानक क्रोध से भरी हुई। उनमें एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी, और राजेश को लगा कि वह उन आंखों में डूबता जा रहा हो, एक गहरे कुएं की तरह जो उसे अपनी ओर खींच रहा हो, उसे अंतहीन गहराई में ले जा रहा हो। उसके होंठ, वही हल्की रहस्यमय मुस्कान, अब एक डरावनी मुस्कुराहट में बदल गई थी, जो जीत का नहीं बल्कि प्रतिशोध का संकेत दे रही थी। और राजेश को लगा जैसे उसके अपने होंठों पर भी वही मुस्कुराहट आ रही हो, जैसे उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट गई हो। तुम मेरा छूते हो, उसकी आवाज सिसकारी, एक सूखी सरसराहट भरी आवाज जो उसके दिमाग को भर रही थी, न कि केवल उसके कानों को। तुम मेरी शांति भंग करते हो, तुम वह लेने की कोशिश करते हो जिसकी मैं रक्षा करती हूं। तुमने मेरे एकांत को भंग किया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम अब हमेशा के लिए मेरे रहोगे, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम मेरा था। तुम मेरे नए साथी बनोगे, मेरे इस अनंत एकांत के भागीदार। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों, जो हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आती थीं, और हर गूंज के साथ राजेश की हिम्मत टूटती जा रही थी। राजेश ने अपनी बची हुई शक्ति से चांदी की छुरी निकालने की कोशिश की, पर अदिति की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मंत्रों का जाप किया, पर आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह हकलाया, समझाने की कोशिश कर रहा था, माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं। लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, केवल एक कमजोर फुसफुसाहट। उसकी कलाई पर पकड़ कस गई, जिससे उसकी बांह में दर्द की ठंडी लहरें दौड़ गईं। वह दर्द इतना तीव्र था कि राजेश को लगा उसकी नसें फट जाएंगी और उसका खून जम जाएगा। उसने एक गहरा खालीपन महसूस किया, जैसे उसका जीवन ही उससे छीना जा रहा हो। उसकी आत्मा उसके शरीर से खींचती हुई महसूस हुई, जैसे कोई उसे अंदर से बाहर निकाल रहा हो, उसे एक खोखले पुतले में बदल रहा हो।
जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं था। मदद? आदित्य की आवाज सिसकारी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मुझे मदद की जरूरत नहीं, मुझे बस साथी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। विक्रम मुझे छोड़कर चला गया, पर तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। जैसे ही उसकी निगाह ने उसे घेर लिया, राजेश ने खुद को गिरते हुए महसूस किया। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। उसे लगा जैसे उसकी चेतना पिघल रही हो और उसके विचार धुंधले पड़ रहे हों, उसकी यादें भी मिट रही हों। उसने आदित्य के जीवन की झलकियां देखी, उसकी खुशी, उसका विनाशकारी नुकसान, उसका पागलपन में डूबना, उसका प्रेमी विक्रम के लिए दर्द, उसकी मौत से पहले की भयानक रात जब वह अकेलेपन और वियोग से जूझ रही थी, उसकी हवेली में अकेले अपने लॉकेट को कसकर पकड़े हुए। उसकी आत्मा उसकी अधिकार भावना से फंसी हुई थी। उसने उसकी लालसा, उसकी अधूरी इच्छाओं, किसी भी घुसपैठिए के प्रति उसकी सुलगती नफरत को महसूस किया। उसे लगा जैसे वह आदित्य का दर्द खुद महसूस कर रहा हो, जैसे उनका दर्द एक हो गया हो और वह आदित्य का हिस्सा बन गया हो। वह चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जो खाली हवेली में अंतहीन रूप से गूंजती हुई लग रही थी, हर दीवार से टकराकर वापस आती हुई, और हर गूंज के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही हो। वह फर्श पर गिर गया, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अंतिम छवि जो उसके दिमाग में जल गई वह अदिति राय की थी, छायाओं की मालकिन उस पर खड़ी थी। उसकी गहरी आंखें विजयी थीं, उसकी हल्की मुस्कान ठंडक भरी थी, और एक पल के लिए राजेश को लगा कि वह मुस्कान अब उसके होंठों पर भी आ गई है, जैसे उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट गई हो और वह भी अब इस हवेली का एक और रहस्य बन गया हो। मेरठ की वह पुरानी हवेली आज भी खाली पड़ी है। उसके लोहे के दरवाजे अब हमेशा बंद रहते हैं, जंग की एक नई परत के साथ, जैसे वे किसी भयानक रहस्य को अंदर छिपाए हों और किसी को अंदर न आने देने की शपथ ले रखी हो। आसपास के पेड़ों की डालियां अब और भी ज्यादा घनी हो गई हैं, जो हवेली को सूरज की रोशनी से पूरी तरह से ढक देती हैं, उसे एक स्थायी अंधेरे में डुबो देती हैं। स्थानीय लोग इसे अभी भी राय साहब की हवेली कहते हैं, पर अब वे इसके पास से भी नहीं गुजरते और अपने बच्चों को इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं ताकि कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत न करे। शहर के नक्शों में भी हवेली को एक खतरनाक और त्यागी हुई संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में अगर आप हवेली के पास से गुजरे तो आपको एक पियानो की हल्की उदास धुन सुनाई देगी जो हवा में घुल जाती है, और उसमें कभी कभी एक मर्द की आवाज भी मिल जाती है जो दर्द भरी सिसकियां भरता है, जैसे वह हमेशा के लिए फंसा हुआ हो। और कभी कभी एक और भी हल्की, अधिक परेशान करने वाली आवाज आती है, एक आदमी की चीख की हल्की फुसफुसाहट, हमेशा के लिए हवेली में फंसी हुई अदिति के रहस्यों की एक नई संरक्षक। अब उस हवेली में केवल अदिति नहीं, बल्कि उसके साथ और भी कई आत्माएं हैं जो उसके दुहक और एकांत की हिस्सेदार बन गई हैं। वे सभी जो हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे थे। राजेश शर्मा का कभी पता नहीं चला। पुलिस ने कई हफ्तों तक तलाशी अभियान चलाया, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसके दोस्तों सुनील और प्रिया ने हार मान ली थी। सुनील ने राजेश के परिवार को वित्तीय सहायता दी, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक अपराध बोध रहता था, क्योंकि उसने राजेश को रोकने की पर्याप्त कोशिश नहीं की थी। प्रिया ने राजेश की याद में एक छोटी सी गैलरी खोली, पर वह कभी भी हवेली के पास से नहीं गुजरती थी, और हर रात उसे राजेश के सपने आते थे जिसमें वह हवेली के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता था। वे अक्सर उस दिन को कोसते हैं जब राजेश ने उस हवेली की डील ली थी, और उन्हें लगता है जैसे हवेली की सूनी खिड़कियां उन्हें देख रही हों और उनकी अगली बारी का इंतजार कर रही हों। हवेली का राज गहराता जा रहा है। शहर में कई लोग अब भी उस हवेली को बेचने की कोशिश में लगे हैं। नए डीलर आते हैं, कहानियां सुनते हैं, और राजेश की तरह ही उन्हें भी लगता है कि यह सब बस कोरी बकवास है जिसे पैसे कमाने के लिए फैलाया गया है। पर हर बार हवेली उन्हें अपना बना लेती है, उन्हें अपने अंदर समा लेती है, और आदित्य को एक नया साथी मिल जाता है जो उसके अनंत एकांत में शामिल हो जाता है। हवेली अब केवल एक इमारत नहीं रही, वह एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई बन गई है जो अपने अतीत के साथ हमेशा के लिए जुड़ी हुई है, और जो कोई भी उसके एकांत को भंग करेगा
उसे भी अपने हिस्से का डर भुगतना पड़ेगा। ये हवेली अब केवल अदिति का निवास नहीं, बल्कि उन सभी की कब्रगाह है जिन्होंने उसके शाश्वत दुहक में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। और रात के अंधेरे में हवेली से आने वाली फुसफुसाहटें और दर्द भरी धुनें इस बात की गवाह हैं कि हवेली का राज हमेशा के लिए कायम रहेगा और शायद कभी सुलझेगा भी नहीं, बस नए पीड़ितों का इंतजार